ठीक है बच्चे, सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी सर्विसेज की हमने बात करनी है। जैसे फर्स्ट हमें दिया हुआ है सर्विसेज डायरेक्टली इन रिलेशन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि कोई ऐसी संपत्ति जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, लेकिन उससे रिलेटेड अगर कोई सर्विसेज दी जा रही है तो उसके ऊपर आपने कैसे टैक्स लगाना है। जैसे मान लो आप कोई बिल्डिंग ले रहे हो, आप अपना कोई फ्लैट ले रहे हो, उसके ऊपर आप कोई इंटीरियर बुला के डिज़ाइनिंग करा रहे हो, आप किसी आर्किटेक्ट को बुला रहे हो, या कहीं पे किसी बिल्डिंग का आप सर्वे करा रहे हो, तो यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को यूज़ करने से संबंधित अधिकार के लिए आप कोई सर्विसेज ले रहे हो, तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, वो वाली जगह जहाँ पे आप वो सर्विसेज ले रहे हो। अगर वो प्रॉपर्टी इंडिया में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई वहीं पे जहाँ पे आपने उस प्रॉपर्टी से संबंधित सर्विसेज दी हैं, वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। दूसरा, सर्विसेज बाय वे ऑफ लॉजिंग एकोमोडेशन होटल इन गेस्ट हाउस, यानी कि आप जब किसी होटल वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे रुकते हो, तो वो बिल्डिंग तो वहीं है, ठीक है, वो होटल वहीं है, आप वहीं पे रुकते हो, वहीं पे स्टे कर रहे हो, तो आपको उस होटल में या उस जगह पे रुकने के लिए और जब तक आप स्टे कर रहे हो तब तक आपको वहाँ पे जो भी सर्विसेज दी जा रही हैं तो वो सर्विसेज वहीं पे दे रहे हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो वाली जगह जहाँ पे आपने उन सर्विसेज को कंज्यूम किया। जैसे आप किसी होटल में अगर स्टे कर रहे हो तो आपको लॉन्ड्री फैसिलिटी वहीं मिल रही है, आपको कुछ चाहिए तो वो भी आपको वहीं मिल रहा है, तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई वो जगह जहाँ से आपने उन सर्विसेज को कंज्यूम किया। थर्ड, सर्विसेज बाय वे ऑफ एकोमोडेशन इन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर ऑर्गेनाइजिंग मैरिज वगैरह। अब आपने अगर कोई शादी या कोई रिसेप्शन किया तो क्या आप उस जगह को अपने पास लेके आते हो? नहीं, आप उस गार्डन को, उस प्लेस को बुक करते हो। तो इट मीन्स जहाँ पे वो इवेंट हुआ वो जगह आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। गर्ल्स, क्लियर हो रहा है ये सब? यस मैम। उसके बाद चौथे टाइप की सर्विस, यहाँ पे ना इसने लिखा नहीं हुआ, मैं इसलिए आपको साथ साथ बता रही हूँ। फोर्थ है कि ये जो ऊपर हमने 3 सर्विसेज की बात की है, या तो आपने कोई मैरिज की है, या आप किसी होटल में रुके हो, या फिर किसी आपने किसी फ्लैट में कोई इंटीरियर वगैरह कराया है, आपने कोई डिज़ाइनिंग कराई है, तो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड या आपने जो भी सर्विसेज जहाँ पे कंज्यूम की हैं, उन सर्विसेज को कंज्यूम आपने तब किया जब वो किसी ऐसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, तो हमने कहा कि प्लेस ऑफ सप्लाई होगा जहाँ पे हमने उन सर्विसेज को लिया है। उसके बाद इन सारी सर्विसेज की हेल्प करने के लिए अगर कोई और सर्विसेज हैं तो वो हमारी होंगी एंसिलरी, जिसको आप सेकेंडरी वर्ड यूज़ करते हो, ठीक है। इन सारी सर्विसेज के लिए अगर आपने कोई और सर्विस दी है तो वो भी प्लेस ऑफ सप्लाई आपका वही माना जाएगा जहाँ पे आपको वो सर्विसेज दी गई हैं। बच्चे, यहाँ तक क्लियर है? एक क्वेश्चन पूछे? हाँ जी, बोलो। अगर मैम हम ये सारे सामान ऑर्डर देके किसी दूसरी जगह से मंगवाएं, बेटा कैसे मंगवाओगे? अगर आपने मान लो सामान मंगवा लिया, आपने कोई पेंट कराना है, आपने जो फ्लैट खरीदा उसमें जो पेंट था वो आपको पसंद नहीं आया, आप उसके ऊपर वो क्या बोलते हो, पेपर पेंट, या आजकल हम चिपका देते हैं खुद से ग्लू लगा के, तो वो तो आप अपने घर पे उस पर्सन को बुला के करवाओगे ना, आप अपना घर तो उसके पास नहीं ले जा सकते। कोई पेंटिंग, कोई सीनरी, वो ऑर्डर किसी दूसरे स्टेट से, लेकिन अगर वो सीनरी ऐसी है कि जिसको आप बनी बनाई उठा के नहीं ला सकते, मैं तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ ना गुड़िया, मूवेबल की तो कर ही नहीं रही हूँ। ठीक है, पेंटिंग सीनरी तो हमने कल नॉर्मल गुड्स की बात की। अब ऐसी मान लो कोई सीनरी है, कोई पेंटिंग है, आप कह रहे हो कि भाई मैं बैठी हूँ मेरे घर में मेरे बेड पे, तो अब मेरी सीनरी बनाओ, आप अब मेरी पेंटिंग बनाओ, तो वो तो आपके घर पे ही बनेगी ना, आपका घर वहां पे नहीं जा सकता, आप जा सकते हो, घर वहां नहीं जा सकता। ठीक है बच्चे, क्लियर? ठीक है, आगे बच्चे इसी के नेक्स्ट पेज पे देखो। अब ये आपको कह रहा है कि जब हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करनी है तो इसमें आपने प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानना है। अगर आपकी वो प्रॉपर्टी इंडिया में है तो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की जगह जहाँ पे भी है, जैसे वो होटल जहाँ पे भी है, वो इवेंट, वो मैरिज या रिसेप्शन आपने जिस जगह पे भी कराया है, आपकी वही लोकेशन
प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर एग्जिस्ट करती है तो जिस पर्सन को आप ऐसी सर्विसेज दे रहे हो उस पर्सन की लोकेशन ही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। सेकंड हम करते हैं रेस्टोरेंट वाला। बच्चे इनको इतने ध्यान से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपका माइंड यहाँ पे काम करेगा। रेस्टोरेंट आप वहाँ जाके खाते हो, वहाँ की सर्विसेज ले रहे हो, वो सर्विस अगर आपको वहीं पे मिल रही है तो जहाँ पे कोई सर्विस परफॉर्म की उसी जगह को प्लेस ऑफ सप्लाई मानना है। जैसे आपने देखा होगा कि मान लो आप गोलगप्पे खा रहे हो, आप जिस रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर खा रहे हो प्लेस ऑफ सप्लाई वो रेस्टोरेंट होगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसे पर्सन से कंज्यूम कर रहे हो जो हर गली में घूमता है तो इसका मतलब जिस जगह पे आपने उसकी सर्विस ली वो जगह ही आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। उसके बाद अगर कोई ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग के रिगार्डिंग जहाँ पे भी वो ट्रेनिंग हमने दी है उस जगह को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। जैसे आप कॉलेज में आते हो तो कॉलेज में आपके लेक्चर्स लगते हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई यानी कि हम आपको टीच कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो प्लेस ऑफ सप्लाई आपका कॉलेज माना जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड की। आप लोग तो जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड नहीं हो, लेकिन अगर कॉलेज की जगह आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात करते हो वो तो रजिस्टर्ड होते हैं। अगर आप रजिस्टर्ड हो यानी रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज अगर रजिस्टर्ड है तो उसकी लोकेशन मानी जाएगी। अगर रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज रजिस्टर्ड नहीं है तो जिस पर्सन ने सर्विसेज दी हैं उसकी लोकेशन को ही हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। उसके बाद अगर आप किसी पार्क वगैरह में जा रहे हो तो पार्क में जाने के लिए आपको फीस लगती है, तो जहाँ पे आपने वो पेमेंट किया, जहाँ पे वो पार्क है, वो जगह आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? यस मैम। मैं वही कह रही हूँ, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना है कि कहाँ क्या टैक्सेबल होगा, अदरवाइज इतना टफ नहीं है ये। उसके बाद अगर आपने कोई इवेंट किया, इवेंट का तो अभी हमने कर लिया। अगर आपने कोई धार्मिक प्रोग्राम या कोई रिसर्च कर रहे हो, कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, कोई एजुकेशनल चीज़ आप कर रहे हो, कहीं पे कोई डांस क्लास करवा रहे हो, कोई डांस ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कोई भी इवेंट कर रहे हो, तो जिस जगह पे वो इवेंट हो रहा है वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। जिस जगह पे कोई इवेंट होगा उसी जगह को आपको प्लेस ऑफ सप्लाई मानना है। लेकिन अगर इवेंट इंडिया से बाहर हो रहा है तो जिस पर्सन ने यहाँ पे सर्विसेज की डिमांड की थी उसी पर्सन की लोकेशन को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान देंगे। बच्चे यहाँ पे ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, अगर यहाँ से लर्न नहीं होते तो आगे सेम इन्हीं पॉइंट्स को रिपीट किया गया है। मेरे अकॉर्डिंगली इनको आप इतने अच्छे से ना करके आगे वाले पॉइंट्स को करना, इन्हें सिर्फ सुन लो ताकि आगे आप मुझे रिस्पॉन्स दें कि इसमें ये लिखना है। उसके बाद हमारे पास आता है अगर ट्रांसपोर्टेशन हुई है गुड्स की, जैसे मेल या कोरियर वगैरह है, तो जहाँ पे भी आपका वो रिसिपिएंट वो जहाँ पे होगा उसको हम लोकेशन मानेंगे, उसको हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। उसके बाद अगर कोई पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, पैसेंजर वाला केस आपने कर लिया, जैसे आप कहीं जा रहे हो तो जाने के टाइम पे आप जिस भी जगह के थ्रू जा रहे हो तो वहाँ पे अगर आप कुछ खरीदते हो तो जहाँ से ख़रीदा या जहाँ से वो आपका ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हुआ उस जगह को आपने प्लेस ऑफ सप्लाई मानना है। उसके बाद हमारे पास आता है कि सर्विसेज ऑन बोर्ड, ये हमने कर लिया, वही कोलकाता बॉम्बे वाला, या फिर फरीदाबाद से आप चंडीगढ़ जा रहे हो, सेम वही एग्जाम्पल। उसके बाद आपने कोई टेलीफोन वाली सर्विसेज ली, तो जो टेलीफोन वाली सर्विस ले रहे हो तो आप उनकी फैसिलिटीज़ तो अपने घर पे कंज्यूम कर रहे हो। बच्चे यहाँ पे आपके पास दो केसेस आएंगे, प्रीपेड और पोस्ट पेड। अगर आप प्रीपेड वाला कर रहे हो, ये आगे डिटेल में आएगा। अगर आप कोई टेली कम्युनिकेशन यानी फ़ोन वगैरह वाले उसके डाटा की सर्विसेज कोई ले रहे हो, इंटरनेट सर्विसेज ले रहे हो, कोई केबल लगवा रहे हो, तो जहाँ पे ऐसी सर्विसेज कंज्यूम हो रही हैं उसी को हमने प्लेस ऑफ सप्लाई मानना है। जैसे मान लो आप कोई डिश लगवा रहे हो तो वो डिश अपने घर से पैक करके तो नहीं लाएगा, अपनी शॉप से प्रॉपरली उसको इंस्टॉल करके नहीं लाएगा। जहाँ पे आप उस गुड्स को रिसीव करके असेंबल करा रहे हो, हमने अभी किया था जहाँ पे असेंबल होंगी उसी को हमने प्लेस ऑफ सप्लाई मानना है। जैसे अगर डिश नहीं तो केबल लगती है घर में, फिर हम उसको मंथली पेमेंट करते हैं, तो वो केबल की वायर तो वही लेके आता है ना, फिर वो आपके घर में लगाता है, उसका कोई बंदा आता है वो आपके घर में लगा के जाता है, तो
प्लेस ऑफ सप्लाई आपका घर, जहाँ पे आपने उन गुड्स को रिसीव किया या आपने उन सर्विसेज को रिसीव किया। अब आपके पास नेक्स्ट पेज पे देखो बेटा, आपके पास अब आएगा पोस्ट पेड और प्रीपेड वाला सिस्टम। अगर प्रीपेड है तो प्रीपेड के केस में आपने बस ये याद रखना है कि जहाँ से भी आप रिचार्ज करा रहे हो, प्रीपेड जहाँ से भी आप रिचार्ज करा रहे हो वो वाली जगह, वो एजेंट, प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर आपका पोस्ट पेड है तो जिस जगह पे आपका बिल आता है वो वाला आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। बच्चे क्लियर हो रहा है? यस मैम। तुम बोल ही नहीं रहे हो, हाँ ना, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। यस मैम। यस मैम। मैम सुन रहे हैं ध्यान से। उसके बाद बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज। बच्चे बैंक और इंश्योरेंस ये दोनों लगभग एक जैसे हैं। आपके पास ये जो पीडीएफ है इसमें या बुक में कुछ कंफ्यूजिंग है, इसको आपने ऐसे नहीं करना। अब आप ये देखो, बैंक की सर्विस आपको कैसे मिलती है? आप वहाँ जाते हो, भी मिल सकती है मैम, और वहाँ पे भी जाके या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में मिल रही है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना बच्चे। यहाँ पे आप सिर्फ इतना याद रखोगे कि बैंकिंग और इंश्योरेंस सर्विसेज आपकी वहाँ पे मानी जाएंगी जहाँ पे आपको दी गई हैं, और ज़्यादातर केसेस में इनको हम लोकेशन ऑफ सप्लायर को ही प्लेस ऑफ सप्लाई कहते हैं। जैसे आपने कोई चेक लगाना है, कोई फॉर्म फिल करके देना है डिपॉजिट के लिए या विड्रॉल के लिए, तो घर बैठे बिठाए अपने आप हो जाएगा? नो, यू हैव टू विजिट टू बैंक। आपको बैंक में विजिट करना पड़ेगा। जब आप विजिट करोगे तो वो सप्लायर की लोकेशन है, बैंक या इंश्योरेंस कंपनी आपको फैसिलिटी दे रही है, वो आपको सर्विस दे रहे हैं, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। जब आप वहाँ पे उसको डिपॉजिट या वहाँ से विड्रॉल की स्लिप डालोगे तब आपको वो सर्विस मिलेगी। तो आपकी बुक में ये थोड़ा कंफ्यूजिंग दिया हुआ है, सिर्फ इतना याद रखना, बैंक और इंश्योरेंस या फाइनेंशियल सर्विसेज के केसेस में लोकेशन ऑफ सप्लायर को ही हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानते हैं। एक्सेप्शनल केस कुछ है जहाँ पे हमने रिसिपिएंट की जगह को प्लेस ऑफ सप्लाई मानना है। उसके बाद हमारे पास आता है एडवर्टीजमेंट। अब अगर एडवर्टीजमेंट की बात करें तो यहाँ पे हम कहेंगे कि अगर कोई एडवर्टीजमेंट अगर सरकार ने की है, बहुत सारे राज्यों ने मिलके की है, तो जिस स्टेट का जितना प्रपोर्शन है, जहाँ जहाँ पे हमने उस ऐड को किया है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हर उस राज्य में मानी जाएगी जहाँ पे वो ऐड शो हो रही है। जिस राज्य में जितने प्रपोर्शन का ऐड शो हो रहा है, जितना भी अमाउंट लगा है, उसके रिलेटिव ही उसके ऊपर टैक्स इम्पोज हो जाएगा। जैसे आईपीएल वाला, जैसे पोलियो वाला, जैसे अब कोरोना वाला। तो चाहे कोविड-19 हो, चाहे पोलियो हो, चाहे आईपीएल हो, इन चीज़ों से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिसीजन लेने का राइट है। जिस स्टेट में या जहाँ पे भी किसी यूटी में, यूनियन टेरिटरी में, इन सब के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, वो सारा कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो जिस राज्य में जितने भी आप ऐड दे रहे हो, जिस राज्य का जितना उसमें शेयर है, प्रपोर्शन है, तो हर राज्य या यूटी को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे, और जितना अमाउंट वहाँ पे स्पेंड किया गया है, जितना ऐड वहाँ पे दिखा रहे हो, उतना ही उनकी वैल्यू डिटरमाइन करके हम उनके ऊपर जीएसटी लगा देंगे। बच्चे क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। चलो आगे हम कर रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए बच्चे। आगे है हमारे पास प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जहाँ पे सप्लायर की या रिसिपिएंट की लोकेशन इंडिया से बाहर है। अब या तो सप्लायर बाहर है या फिर रिसिपिएंट बाहर है। इसका फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट, अगर रिसिपिएंट की लोकेशन बाहर है या फिर, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? मान लो आपका सप्लायर इंडिया में है और रिसिपिएंट इंडिया से बाहर है, तो जो इंडिया से बाहर है, आप अपनी कंट्री में तो जीएसटी नहीं लगाओगे। जब आपने डेस्टिनेशन बेस्ड की बात की है, अब इनके हम रूल्स पढ़ते हैं जनरल, जो आप तक अब आपने जनरल रूल पढ़े थे इससे पहले। अब हम स्पेसिफिक रूल्स पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक एक पॉइंट अब आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, जो आपका एक टेबल की फॉर्म में बना हुआ है। परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज पे आ जाइए। मिल गया बच्चे?
वहाँ पे आपको बस एक टेबल सा बना रखा है, डायग्राम सा दे रखा है, सारे पॉइंट्स अब आपके पास डिटेल में आएंगे। पहला है परफॉर्मेंस बेस्ड। परफॉर्मेंस बेस्ड का मतलब आपने अगर किन्हीं गुड्स को यूज़ करने के लिए कहीं पे सर्विसेज दी हैं, आपने गुड्स को यूज़ करने के लिए कहीं पे सर्विसेज दी हैं, तो जहाँ पे सर्विसेज दी उस जगह को हम मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। दूसरा, अगर आप ऑनलाइन तरीके से किसी भी सर्विस को यूज़ करने के लिए आप ऑनलाइन फैसिलिटीज़ दे रहे हो, तो जिन जगह पे जो आपका लोकेशन है जहाँ पे वो गुड्स सिचुएटेड हैं, सप्लाई के टाइम पे आप उस जगह को प्लेस ऑफ सप्लाई मानोगे। आई रिपीट, जैसे अगर आप मान लो कोई फ़ोन ले आते हो या आप ऑनलाइन कोई चीज़ ऑर्डर कर रहे हो अमेज़ोन से, फ्लिपकार्ट से, आपने मंगवा तो ली, गुड्स तो आपके पास हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसको असेंबल कैसे करना है, इसको यूज़ कैसे करना है। या फिर मान लो आप कोई फ़ोन ले आए, किसी दूसरे फ़ोन से उसी कंपनी के कस्टमर केयर को आप कॉल करके कहेंगे कि इसमें सिम कहाँ पे डालना है, इसको कैसे ऑपरेट करना है। तो जहाँ पे वो गुड्स अवेलेबल है, यानी कि आप जहाँ से फ़ोन कर रहे हो उस जगह को हम मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। तीसरा, अगर हमने इंडिया में गुड्स इंपोर्ट की हैं और वो टेम्परेरीली इंपोर्ट की हैं, तो हमें नहीं पता प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, गवर्नमेंट देखेगी। लेकिन हमने टैक्सेबल तब करना है जब वो इंडिया के कस्टम वाले एरिया में आ जाएंगी। इंडिया के कस्टम एरिया में जैसे ही गुड्स एंट्री करेंगी, तब हम इंपोर्टर के प्लेस को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। अगर टेम्परेरीली कोई गुड्स इंपोर्ट की हैं तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। उसके बाद अगर किसी सर्विस को लेने के लिए रिसिपिएंट का वहाँ पे होना ज़रूरी है, यानी कि गुड्स के प्राप्तकर्ता को किसी सर्विस को लेने के लिए वहाँ होना ज़रूरी है, तो जहाँ पे भी आपने सर्विसेज दी वो जगह आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई। अब इसमें ये पॉइंट्स आपके पास रिपीट होते हैं, ये मैंने आपको टेबल के फॉर्म में बता ही दिया है। आगे हमारे पास आता है सर्विसेज अप्लाइड डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का हमने अभी किया बच्चे, जिस चीज़ को आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे नहीं ले जा सकते हो। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, इसका डायग्राम देखो। जहाँ पे भी आपकी प्रॉपर्टी लोकेटेड है, जहाँ पे उस प्रॉपर्टी से संबंधित उसको यूज़ करने के अधिकार के लिए आपने जहाँ पे भी अपनी सेवाएं दी हैं, वो जगह आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद अगर आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, सेम मैंने कहा था ये सब रिपीट होंगे, तो जहाँ पे भी इवेंट हुआ वो वाली जगह आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई। फोर्थ पॉइंट, अगर आप एक से ज़्यादा लोकेशन पे सप्लाई कर रहे हो, तो अगर आप एक जैसी सर्विस एक से ज़्यादा लोकेशन पे सप्लाई कर रहे हो, तो इस केस में जो भी आपकी टैक्सेबल एरिया है उस वाली लोकेशन को आपको प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। अगर आपने जिस जिस जगह पे भी अपनी सर्विसेज दी हैं, अगर वो सारी जगह आपकी टैक्सेबल एरिया में आती हैं, तो सबका टोटल करके उसको हम प्लेस ऑफ सप्लाई और उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे। अगर सारी लोकेशन में से सिर्फ एक या दो लोकेशन ही आपकी टैक्सेबल एरिया में आती है, तो जिस टैक्सेबल एरिया में कोई सर्विस आई है वो वाला हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद अगर आपने सर्विसेज, हाँ जी, टैक्सेबल क्या था? टैक्सेबल एरिया नहीं, भूल गई पूछना क्या था। लोकेशन। मान लीजिए मैम, जो पिज्जा डिलीवरी वाला होता है वो अलग अलग जगह अपनी पिज्जा डिलीवरी देता है, तो फिर क्या होगा, उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ जहाँ उसने दी है वो जगह। तो फिर हम उस पर टैक्स कैसे लगाएंगे? आपने भी कहा ना टैक्सेबल एरिया, उसमें ये देखना है कि कौन सा एरिया उस सप्लायर के अंडर रजिस्टर्ड है। ओके मैम। ठीक है बच्चे, आगे हम कर रहे हैं कि अगर कोई सप्लायर एक राज्य या एक यूनियन टेरिटरी से ज़्यादा में अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो जहाँ जहाँ पे भी वो जितने प्रपोर्शन में, जितने अनुपात में सर्विसेज दे रहा है, एक तो जिस राज्य में दी गई वो सारे राज्य आपके प्लेस ऑफ सप्लाई, लेकिन कितना, जितना उनको अनुपातिक रूप में वो सर्विसेज दी गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है
आपकी बैंकिंग वाली सर्विसेज, मैंने आपसे कहा था यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ जहाँ पे आपने वो सर्विसेज ली हैं वो वाली जगह आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद अगर आपने कोई गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया है तो इस केस में जो भी उसका डेस्टिनेशन होगा, जैसे वो हमने किया था, आप फरीदाबाद से चंडीगढ़ जा रहे थे, आप अगर प्लेन से या एरोप्लेन से कहीं जा रहे हो, उस केस में आपने कोई फ़्लाइट ली है बॉम्बे टू कैलकाटा वाली, तो हमने कहा था कि अगर वो बॉम्बे से कैलकाटा जा रही है, कोई पर्सन बॉम्बे से बैठ के कैलकाटा जा रहा है, रास्ते में कुछ खरीद रहा है प्लेन में, तो हमने कहा कि प्लेन को हम कैसे इस प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे, तो हमने बॉम्बे को माना, ये एज्यूम करके कि वो गुड्स वहाँ से खरीदी गई होंगी। उसके बाद पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, ये भी मैंने आपको बता दिया, जहाँ से कोई पैसेंजर बैठता है वो सर्विस लेने के लिए, जैसे ट्रेन, जैसे बस, तो उसकी जो टिकट आपने ली है, तो जहाँ से वो पैसेंजर उस जगह को चूज़ करता है, जहाँ से वो टिकट लेने के लिए वहाँ पे बैठ रहा है, वो वाली जगह को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वही है बोर्ड या कन्वेंस। आप कहीं पे कुछ खरीद रहे हो, रास्ते में कहीं जा रहे हो, तो फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर, यानी कि जहाँ से वो पहली बार वो चीज़ निकलेगी, जैसे आप किसी क्रूज़ में जा रहे हो, समुद्री जहाज़ में जा रहे हो, आप फ्लाइट से जा रहे हो, जैसे मैंने आपको बॉम्बे कैलकाटा का एग्जाम्पल दिया, तो बॉम्बे से वो पहली बार डिपार्ट करेगी, वहाँ से जैसे निकलेगी आपने उस जगह को प्लेस ऑफ सप्लाई मानना है। उसके बाद सप्लाई ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस या रिट्रीवल सर्विसेज। अगर आप कोई सर्विस किसी चीज़ को यूज़ करने के रिगार्डिंग ले रहे हो, तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, जहाँ पे आप सर्विस को यूज़ कर रहे हो, सर्विस को प्राप्त कर रहे हो, वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई मानना चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कुछ सर्विसेज का डिस्क्रिप्शन दे सकती है, तो अगर गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों के लिए स्पेसिफाई नहीं किया कि प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा मानना है, तो जहाँ से वो चीज़ यूज़ होनी स्टार्ट होती है, जिस जगह पे वो चीज़ कंज्यूम होती है, उसी जगह को हमने मानना है प्लेस ऑफ सप्लाई। आई रिपीट, अगर किसी सर्विस के लिए गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि प्लेस ऑफ सप्लाई आप रिसिपिएंट की लोकेशन मानोगे या सप्लायर की लोकेशन मानोगे, तो इस केस में आपने उस सर्विस को जहाँ से यूज़ करना स्टार्ट किया, उस जगह को ही हमने प्लेस ऑफ सप्लाई मानना है। बच्चे, यहाँ पे आपका प्लेस ऑफ सप्लाई ख़त्म होता है।